Good morning all. This is our second lecture of recombinant DNA technology, and in last lecture we already seen the plasmid vector for E. coli, and in this slide or in this lecture we will see the bacteriophage vector for E. coli. So let's start. तर सगळ्यात पहिले हा क्वेश्चन येतो की बॅक्टेरियोफाज हा नेमकं काय आहे. आपल्याला प्लाझ्मिड तर माहिती आहे की काय आहे ते. प्लाझ्मिड आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे की प्लाझ्मिड हा एक डबल स्टँडर्ड सर्क्युलर DNA आहे जो की इकोलायमध्ये प्रेझेंट असतो. पण तसाच बॅक्टेरियोफाज पण आहे. बॅक्टेरियोफाज पण ॲज अ वेक्टर म्हणून आपण क्लोनिंगमध्ये यूज करत असतो. तर सगळ्यात पहिले आपण बघू की बॅक्टेरियोफाज काय आहे. तर बॅक्टेरियोफाज एक व्हायरस आहे जे की बॅक्टेरियाला अटॅक करत असतो, बॅक्टेरियावर अटॅक करत असतो. म्हणजे द व्हायरस दॅट अटॅक बॅक्टेरिया इज कॉल्ड ॲज अ बॅक्टेरियोफाज. ओके, सो दिस इज द सिम्पल मिनिंग ऑफ बॅक्टेरियोफाज. म्हणजे असा व्हायरस जो की बॅक्टेरियाला इन्गल्फ करतो किंवा अटॅक करतो, हा जो आहे तो बॅक्टेरियोफाज आहे. तर मग आपल्याला या बॅक्टेरियोफाजचं पूर्ण स्टडी करायची ॲज अ क्लोनिंग वेक्टर म्हणून या युनिटमध्ये. तर फर्स्ट आपण बघू की बॅक्टेरियोफाज काय आहे आणि नंतर ॲज अ क्लोनिंग वेक्टर म्हणून त्याचा यूज आपण कसा करू शकतो. तर बॅक्टेरियोफाज आर अ व्हायरस दॅट अटॅक्स बॅक्टेरिया. मोस्ट फॅज लाईज द बॅक्टेरियल सेल अँड इन्फेक्ट. सो दिस इज कॉल्ड लायटिक सायकल. आणि सेव्हरल बॅक्टेरियोफाज आर यूज ॲज अ क्लोनिंग वेक्टर. आय ऑलरेडी टोल्ड यू. मोस्टली यूज इन इकोलाय इज लॅम्बडा अँड M13 फाज. आणि बॅक्टेरियोफाज जे आहे ते इकोलायमध्ये जे यूज होतात ते आहे लॅम्बडा फाज आणि M13 फाज. आपण हे बघू. द फाज वेक्टर्स आर डायरेक्टली टेस्टेड ऑन अन ॲप्रोप्रिएट बॅक्टेरियल लॉन वेअर इच पार्टिकल्स फॉर्म प्लाक्स. जे बॅक्टेरियोफाज आहे बॅक्टेरियाला इन्फेक्ट करतात आणि आपल्याला त्याचं जे आयडेंटिफिकेशन आहे ते कशा प्रकारे होतं. तर आयडेंटिफिकेशन आपल्याला त्याच्या प्लाक्स फॉर्मेशनवरून होतं. तर फाजेस जे आहे त्याचे काही ॲडव्हान्टेजेस आहे ओवर दॅन प्लाझमिड. आपण प्लाझमिडचे प्रॉपर्टीज बघितली, ॲडव्हान्टेजेस बघितले. तर बॅक्टेरियोफाजचे पण काही ॲडव्हान्टेजेस आहे की दे आर इफिशियंट दॅन प्लाझमिड फॉर क्लोनिंग ऑफ अ लार्ज DNA. म्हणजे लार्ज DNA फ्रॅगमेंट्स. म्हणजे आपण जे आहे प्लाझमिडमध्ये आपण जे जीन इन्सर्ट करत होतो त्याच्यापेक्षा जास्त साईजचा आपण जो DNA आहे, जो इन्सर्ट आहे आपला, तो याच्यामध्ये आपण इन्सर्ट करू शकतो. दे आर इफिशियंट दॅन प्लाझमिड फॉर क्लोनिंग ऑफ लार्ज DNA फ्रॅगमेंट्स. द लार्जेस्ट इन्सर्ट साईज इज इन लॅम्बडा इज 24 KB. आपण 24 KB एवढा इन्सर्ट आपण त्याच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्म करू शकतो त्या बॅक्टेरियोफाज वेक्टरमध्ये. इट इज इझियर टू स्क्रीन अ लार्ज नंबर ऑफ फाज प्लाग्स दॅन बॅक्टेरियल कॉलनीज फॉर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनंट वेक्टर. आपण आयडेंटिफिकेशनसाठी आपण ह्या प्लाग्सचा यूज करू शकतो. म्हणजे लवकर आपण आणि इझिली आपण आपल्याला ते आयडेंटिफिकेशन होऊ शकतं. हा आपला बॅक्टेरियोफाज आहे. आपण याला लॅम्बडा फाज पण असं म्हणतो. लॅम्बडा फाज इज अ जेनेटिकली कॉम्प्लेक्स. इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स molecule or its DNA, but here we can see this is DNA and this is the in circular form of DNA here is, and this is the head protein and this is the tail protein. This is the tail protein, head, tail, and this structure is a capsid. This structure is a capsid. So here is some problem. So anyway, lambda genome is a genetically complex but extensively studied virus of E. coli. It is a linear duplex molecule. Here we can see this is the linear duplex molecule, and this lambda phage isolated from phage particle, and the size of this lambda phage is 48.5 KB. This is the size of this lambda bacteriophage.
So here we can of camera. So this is our structure of lambda phage, and we will see the genetic material of phage lambda. Here the double-stranded DNA, we already seen in last slide. Linear duplex molecule is there, size is 48.5 kb and 48,502 nucleotide base pair, and the important thing was is determined by Fred Sanger and his colleagues. And here cos site at each lambda phage is a linear molecule, and each end of this lambda phage there are short single stranded 5' projection of 12 nucleotides. At a end of that linear lambda phage there are a 12 nucleotides sequence, and these 12 nucleotide sequence are complementary to each other, and that's why it adapts a circular structure when it is injected into its host cell, that is the lambda DNA naturally has a cohesive termini which associate to form the cosate. मीन्स यहाँ पे क्या होता है, ये जो लैम्डा फाइज है वो नेचुरली जो रहता है वो लीनियर डुप्लेक्स फॉर्म में रहता है, लेकिन जब ये होस्ट सेल में इंजेक्ट हो जाता है तो ये सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है. तो ये जो कॉस साइट है ये उसको हेल्प करती है सर्कुलर फॉर्म में आने के लिए. तो इसी वजह से इसे कोहेसिव टर्मिनी कहा जाता है और उसे नेचुरली हैज़ अ कोहेसिव टर्मिनी रहती है. तो ये हमारा लैम्डा फाज का लीनियर स्ट्रक्चर है. यहाँ पे लेफ्ट कोहेसिव एंड है और राइट कोहेसिव एंड है. ये जो कोहेसिव एंड है इससे हमारा वो जो फाज है वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा जब हम इसको होस्ट में इंजेक्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो लेफ्ट कोहेसिव एंड पे हेड एंड टेल के प्रोटीन्स जीन प्रोटीन है, और ये जो बीच का पार्ट है वो नॉन एसेंशियल पार्ट है, नॉन एसेंशियल रीजन है. इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं और हमारा DNA इस पर इंसर्ट कर सकते हैं. तो जीन ऑन कन्वेंशनल लीनियर मैप अब देखते हैं. हमें ये जो हमारा लीनियर मैप देखा है लैम्डा फाज का, तो इसमें कौन कौन से जीन होते हैं ये यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे है. ऑन द लेफ्ट ऑफ कन्वेंशनल लीनियर मैप द कोड फॉर हेड एंड टेल प्रोटीन्स ऑफ द फाज पार्टिकल्स हमने अभी भी देखे हैं. यहाँ पे लेफ्ट साइड में हेड है, टेल प्रोटीन है, और जीन्स ऑफ द सेंट्रल रीजन आर कॉन्कर्ड विथ रिकॉम्बिनेशन. जो सेंट्रल रीजन के जो जीन है वो रिकॉम्बिनेशन के लिए कॉन्कर्ड है, और द प्रोसेस ऑफ लाइसोनाइजेशन, यहाँ पे लाइसोनाइजेशन की प्रोसेस भी होती है. इन विच द सर्कुलाइज लाइसोजेनाइजेशन ये प्रोसेस है वो उसमें क्या होता है, इन विच द सर्कुलराइज क्रोमोसोम इज इंसर्टेड इनटू इट्स होस्ट क्रोमोसोम्स एंड स्टेबली रिप्लिकेटेड अलॉन्ग विथ इट्स as a prophase. So most of the central region genes are not essential for phase. हमने अभी भी देखा यहाँ पे जो बीच में के जो पार्ट था वो नॉन एसेंशियल रीजन था. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मोस्ट ऑफ सेंट्रल रीजन जीन्स आर नॉट एसेंशियल फॉर फाज ग्रोथ. फाज की ग्रोथ के लिए वो जो रीजन था उसमें कोई भी जीन एसेंशियल नहीं था. तो क्या होगा, एंड कैन बी डिलीटेड और रिप्लेस्ड. तो वहाँ बीच में का जो पार्ट है हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं विदाउट सीरियसली इम्पेयरिंग द इन्फेक्शियस ग्रोथ साइकिल. ग्रोथ साइकिल को हम कुछ भी मतलब डिस्टर्ब ना करके हम उसे डिलीट कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये इसका लैम्डा फाज का बेनिफिशियल पार्ट है. तो टू द राइट ऑफ द सेंट्रल रीजन आर जीन्स कॉन्कर्ड विथ रेगुलेशन एंड प्रोफेज. तो राइट साइड के जो कोहेसिव टर्मिनी है, कोहेसिव एंड है, वहाँ पे हमें रेगुलेशन और प्रोफेज इम्यूनिटी सुपर इन्फेक्शन के जो है वो जीन मिल जाएंगे. यहाँ पे देखो यंग क्रो सीआई, और यहाँ पे DNA सिंथेसिस होगा. लेट फंक्शन रेगुलेशन के भी जीन यहाँ पे प्रेजेंट है. तो ये पूरा लीनियर मैप का हमारा जो था वो जीन कौन कौन से थे ये हमारा हो गया. तो
लैम्ब्डाफाज ये जो है वो 2 साइकिल फॉलो करता है। बैक्टीरियोफाज जो है वो 2 साइकिल फॉलो करता है, एक है दो लाइटिक साइकिल और एक है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, लैम्ब्डा ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन 3 टेम्पोरल स्टेज, मीन्स इसमें जो है वो 3 स्टेप्स होते हैं, एक अर्ली, मिडिल एंड लेट। अर्ली प्रोसेस में अर्ली स्टेज में क्या होता है, अर्ली जीन ट्रांसक्रिप्शन इस्टेब्लिश द लाइटिक साइकिल, मतलब जो अर्ली जीन होता है वो लाइटिक साइकिल का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। और जो मिडल जीन है वो क्या करता है, मिडल जीन प्रोडक्ट्स रिप्लिकेट्स एंड रिकम्बाइन द डीएनए, मीन्स ये रिप्लिकेट होता है और डीएनए को रिकम्बाइन होता है, डीएनए में कंबाइन होता है। और लेट जीन जो है वो लेट जीन प्रोडक्ट्स पैकेज दिस डीएनए टू मैच्योर फास्ट पार्टिकल्स, और ये रिप्लिकेट होने के बाद जो है लेट जीन क्या करता है, उसको पैकेज करता है मैच्योर डीएनए फास्ट पार्टिकल्स में। And then following infection of sensitive host, early transcription process from major promoter situated immediately to the left and right of the repressor gene। ये हो गया हमारा लाइटिक साइकिल। सिंपल है, लाइटिक साइकिल में क्या होता है, 3 स्टेजेस होते हैं, अर्ली, मिडल एंड लेट। अर्ली में वो जीन ट्रांसक्रिप्शन के लाइटिक साइकिल की ट्रांसक्रिप्शन के लिए इस्टेब्लिश होता है, फिर बाद में वो रिप्लिकेट हो जाता है और डीएनए में कंबाइन हो जाता है। और लेट में क्या होता है, वो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसे एक मैच्योर डीएनए और मैच्योर डीएनए फाज पार्टिकल में वो कन्वर्ट किया जाता है, और बाद में वो मैच्योर फाज में कन्वर्ट होने के बाद वो अगले होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए वो रेडी हो जाता है। तो ये हो गया लाइटिक साइकिल। ये जो है ये यहाँ पे जो बैक्टीरियोफाज है वहाँ पे 2 पॉजिटिव रेगुलेटरी जीन होता है, एक एन एंड क्यू। तो एन जो है वो क्या करता है, अर्ली टू लेट स्विच, मतलब ये एक स्विचेस है जीन्स है, वो क्या करता है, प्रोडक्ट ऑफ एन इंटरेक्ट्स विथ आरएनए पॉलीमरेज एंड एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ होस्ट टर्मिनेशन। प्रोटीन पी permits it to ignore stop signals so that PL and PR, means promoter left and promoter right, transcript extend into genes such as the red, O and P necessary for middle stage। मीन्स ये जो प्रमोटर है ये हमारे साइकिल के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारी साइकिल को मतलब ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें इम्पोर्टेंट होते हैं प्रोटीन, ये प्रमोटर लेफ्ट, प्रमोटर आर, ये जो नेसेसरी जीन होते हैं मिडल स्टेज के लिए। और ये CI जो है वो फंक्शनल है लाइसोजन के लिए। लाइसोजन अगर एक्टिव रहा तो ये C1 जो है वो एक्टिव रहा तो लाइसोजेनिक साइकिल हो जाती है, अगर वो रिप्रेस कर रहा तो लाइटिक साइकिल हो जाती है। O and P जो रहते हैं वो जीन वो डीएनए सिंथेसिस के लिए रहते हैं, और Q जो है वो मिडल टू लेट स्विच होता है। और ये सार जो है वो सेल लाइसिस, ये जो हमारे बैक्टीरियोफाज के जीन है वो है ये सब। ये AFZ जो है हेड एंड टेल के लिए होता है, इनकोड करता है। और ZN इसका तो एंड रेड जो है रेड एंड रेड रिकॉम्बिनेशन सिस्टम, रेड एंड रेड जो है रिकॉम्बिनेशन सिस्टम के लिए इनकोड किया जाता है। और गम जो है गम जीन्स प्रोडक्ट इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल स्विच इन लैम्ब्डा डीएनए रिप्लिकेशन फ्रॉम द बायडायरेक्शनल मोड टू रोलिंग सर्कल मोड। बायडायरेक्शनल मोड टू रोलिंग सर्कल मोड के लिए गम जीन जो है वो नेसेसरी रहता है। यहाँ पे देखो लाइसोजेनिक साइकिल है, ये जो है ये लाइसोजेनिक साइकिल है। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये लाइसोजेनिक साइकिल है। यहाँ पे देखो ये लैम्ब्डाफाज हमारे होस्ट में आएगा, और ये जो है वो सिर्फ अपना कैप्सिड नहीं डालेगा हमारे होस्ट में, सिर्फ अब ये अपना लीनियर डीएनए डालेगा, और डालने के बाद जो है उसका रिप्लिकेशन होगा। फिर वो रिप्लिकेशन होने के बाद हमारे होस्ट इकोलाई क्रोमोसोम जो है उसमें वो कंबाइन हो जाएगा, और वही वो हमारे इकोलाई के क्रोमोसोम और जीन से कंबाइन होके वही रहेगा। इसको हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। और अगर लाइसोजेनिक साइकिल के अलावा जो लाइटिक साइकिल में क्या होता है, ये कंबाइन हुए वाला जीन जो है वो फिर जो लीनियर फॉर्म में रहता है वो सर्कुलर फॉर्म में कॉस साइड की मदद से सर्कुलर फॉर्म में जाएगा, फिर कॉस सर्कुलर फॉर्म में जाएगा, फिर उसका रिप्लिकेशन होगा, रिप्लिकेशन के बाद वो अपना मैच्योर डीएनए फास्ट पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उस मैच्योर फास्ट पार्टिकल
कन्वर्ट होने के बाद वो सेल को लाइज करके वो अपने होस्ट से निकल जाएगा और फिर बाद में दूसरे सेल और दूसरे होस्ट को वो इन्फेक्ट करेगा। इससे लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल ये दोनों भी अलग साइकिल है बैक्टीरियोफाज के। और जो है वेक्टर, हमें बैक्टीरियोफाज के वेक्टर देखनी है। हमारी यूनिट में जो है हमें बैक्टीरियोफाज के वेक्टर देखने हैं। तो बैक्टीरियोफाज के जो वेक्टर है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इंसर्शन वेक्टर और दूसरा होता है रिप्लेसमेंट वेक्टर। हमने इस स्लाइड में देखा था कि यहाँ पे जो नॉन इसेंशियल रीजन है, ये जो है नॉन इसेंशियल रीजन, ये यहाँ पे देखा था। यहाँ का जो रीजन है, यहाँ के जो जीन है, तो हमें जो फाज की ग्रोथ के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं और इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसी का फ़ायदा लेके हमने बैक्टीरियोफाज बेस्ड वेक्टर को डिस्कवर किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। तो इसके बेस पे बैक्टीरियोफाज के दो टाइप्स ऑफ वेक्टर बनते हैं। एक होता है इंसर्शन वेक्टर और दूसरा होता है रिप्लेसमेंट वेक्टर। इंसर्शन वेक्टर में हम देखेंगे कि लैम्बडा GT10 और लैम्बडा GT11 और लैम्बडा ZAP2 ये जो है ये इसके वेक्टर है इंसर्शन वेक्टर के। और रिप्लेसमेंट वेक्टर में EMBL3 और EMBL4 ये हमें दो वेक्टर देखने हैं रिप्लेसमेंट वेक्टर में। और ये कैसे है और इसमें क्या क्या होता है हम देखेंगे। इंसर्शनल वेक्टर में जो है तो पहले तो हम देखेंगे कि ये दो वेक्टर्स के बारे में। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ फाजेस वेक्टर, इंसर्शनल वेक्टर एंड रिप्लेसमेंट वेक्टर. The wild type lambda DNA contains several target sites for most of the commonly used restriction endonucleases and so is not itself suitable as a vector. जो हमारा वाइल्ड टाइप लैम्बडा है, मतलब जो नेचुरल लैम्बडा था, तो वहाँ पे जो है वो सेवरल टारगेट साइट्स थे कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। तो ये जो है वो एज अ वेक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन टारगेट साइट चाहिए होते हैं स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए। तो यहाँ पे तो कॉमन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ होते हैं सेवरल टारगेट साइट के लिए, तो हम एज अ वेक्टर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए डेरिवेटिव्स ऑफ द वाइल्ड टाइप फाज हैव देयरफॉर बीन प्रोड्यूस। तो जो डेरिवेटिव है लैम्बडा फाज की वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे आइदर हैव अ सिंगल टारगेट साइट एट विच फॉरेन DNA कैन बी इंसर्टेड, सो इंसर्शनल वेक्टर, और हैव अ पेयर ऑफ साइट डिफाइनिंग अ फ्रैगमेंट दैट कैन बी रिमूव। यहाँ पे रिमूव भी किया जा सकता है और हमें रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो इसे हम स्टफर और रिप्लेसमेंट वेक्टर भी कहा जाता है। इसमें तो डेरिवेटिव वेक्टर क्यों बनाया गया है, डेरिवेटिव्स ऑफ द वाइल्ड टाइप फाज हैव देयरफॉर बीन प्रोड्यूस्ड दैट आइदर हैव अ सिंगल टारगेट साइट एट विच फॉरेन DNA कैन बी इंसर्टेड, दिस कॉल्ड एज इंसर्शनल वेक्टर, और हैव अ पेयर ऑफ साइट डिफाइनिंग अ फ्रैगमेंट दैट कैन बी रिमूव्ड और इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टफर एंड रिप्लेस्ड बाय फॉरेन DNA, दैट इज कॉल्ड एज अ रिप्लेसमेंट वेक्टर. So, since fast lambda can accommodate only about 5% more than its normal complement of DNA vector, vector derivatives are constructed with deletion to increase the space within the genome. The shortest lambda DNA molecules that produce plaques of nearly normal size are 25% deleted. Apparently, if too much non-essential DNA is deleted from the genome, it cannot be packaged into phage particle efficiency. Means हमें जो है वो नॉन इसेंशियल पार्ट है वो ज़्यादा कट नहीं करना है। अगर हमने वो ज़्यादा कट कर लिया तो जो फाज पार्टिकल के लिए जो जीन रहते हैं वो भी कट हो जाएंगे और जो इफ़िशियंसी होती है फाज पार्टिकल में कन्वर्ट होने की वो कम हो जाएगी। So, this can be turned to advantages for if the replaceable fragment of replacement type vector is either removed by physical separation or effectively destroyed by treatment with a second restriction endonucleases that cuts it alone. Then the deleted vector genome can give rise to plaques only if a new DNA segment is inserted into it. Okay.
हमने अगर हमारा जो नॉन इसेन्शियल जीन था वो हमें निकाला किंवा किंवा आपण त्याला जर रिप्लेस केलं, तर आपण जेव्हा नवीन DNA इन्सर्ट करतो तेव्हाच आपल्याला त्याच्यामध्ये प्लाक्स फॉर्मेशन दिसेल. म्हणजे आपण याच्यावरून हे आयडेंटिफाय करू शकतो, हे कन्फर्म करू शकतो की आपला DNA इन्सर्ट त्याच्यामध्ये सक्सेसफुली ट्रान्सफॉर्म झाला आहे. सो this is the benefit of this bacteriophage use as a vector. So here is done, and we will continue tomorrow. Thank you.